नाउ गाइज द नाइन्थ प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर देखें तो क्या बोला जा रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? अगर गाइज आप इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहता है। किस टाइप के ऑपरेशंस? So the first one is the operation along row. All right, so here if you see this operation guys, what is this operation? So in any of the row of determinant, in any row of the determinant Ri, if you add k times, some multiple times of another row, then the value of determinant remains unchanged, ठीक है। और सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी भी कॉलम सी आई में, ठीक है, ये देखो सी आई में क्या हो रहा है, तो इन दिस कॉलम सी आई वी आर एडिंग के टाइम्स ऑफ सीजे, ठीक है। किसी दूसरे कॉलम सीजे में एक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस। तो अगर आपके पास बेटा कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट है, सॉरी, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटा अगर डी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डी है। तो अब गाइस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो लेट सपोज एक रो है आपका R1, इस रो में बेटा, इस रो R1 में अगर मैं सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ R2 को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो देखो पहले ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले समझो कि हम ऑपरेशन जिस रो में लगा रहे हैं, तो कौन सी रो में लगा रहे हैं, R1 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। अब R1 रो में क्या ऑपरेशन है, तो गाइज इन दिस रो R1 वी आर एडिंग k टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं कि सम मल्टीपल टाइम्स ऑफ अनदर रो। ऑब्वियसली गाइस रो में आप ऐसा नहीं लिख सकते R1 इज इक्वल टू R1 प्लस k टाइम्स ऑफ C1, नहीं, यू कैन आइदर अप्लाई इट फुल्ली टुवर्ड्स रो और फुल्ली टुवर्ड्स कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम मिक्स नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, अगर आप रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसको बेटा ऐसा नहीं लिख सकते कि R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, नहीं। R1 में आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीपल नहीं करोगे, ठीक है। अगर रो 1 में ऑपरेशन लगाना है तो किसी दूसरी रो के मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं, इस रो को, जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस रो को मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से नहीं करना है। तो यहां पर आप ऐसे समझो कि कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, कभी भी यहां 2 3 4 या कुछ भी नहीं आना चाहिए, ओके। तो दो चीजें, रो में अगर ऑपरेशन है तो पूरी रो के अलोंग होगा, कॉलम में अगर है तो पूरा कॉलम के अलोंग होगा, मिक्स नहीं करना है। और अगर जिस रो में लगा रहे हैं उसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्लियर है, ठीक है। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया गया, हमने क्या किया गया कि रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स थे R1 उसमें k टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर दिया, तो होगा क्या बेटा, तो इस ऑपरेशन के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो गाइस R1 में अगर ऑपरेशन लगा है, राइट, इस ऑपरेशन का मतलब है रो 1 में ऑपरेशन है, तो यार रो 2 और रो 3 सेम रहेंगे, तो सबसे पहले मैं R2 और R3 को एज इट इज लिख लूंगा, यहां कोई चेंज नहीं है, तो यहां मैं एज इट इज रो 2 और रो 3 लिख दूंगा। चेंज ओनली रो 1 में हुआ है। कई बार बच्चे सोचते हैं सर आपने के मल्टीप्लाई किया तो यहां भी तो के मल्टीप्लाई करो, अरे नहीं, वो के सिर्फ रो में ऐड करते वक्त ऐड होगा, रो 1 में ऐड करते वक्त मल्टीप्लाई होगा, रो 2 में कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे याद रखो, जो रो में ऑपरेशन है बस उसी को चेंज करो, बाकी रोज को आप एज इट इज पहले लिख दीजिए। अब रो 1 क्या बन जाएगा, तो देखिए रो 1 में आप k टाइम्स ऑफ R2 ऐड करेंगे, तो गाइज k टाइम्स ऑफ R2, तो यहां पर हर एलिमेंट से k मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो गाइज ये आ जाएगा A1 प्लस k टाइम्स ऑफ B1, ठीक है। इसको मैं गाइज थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सपैंड इट अ लिटिल बिट, B1 B2 B3 C1 C2 C3,
ओके, अब हम लोग लिखते हैं यहां पर बेटा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, तो वो हो जाएंगे A1, राइट, पहला रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट A1, उसमें k टाइम्स ऑफ B1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा बेटा A1 प्लस k टाइम्स ऑफ B1। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A2 प्लस k टाइम्स ऑफ B2, और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा A3 प्लस k टाइम्स ऑफ B3। ओके, सो दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज द रो एंड कॉलम ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, ठीक है। और अब प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसा करने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डी ही रहने वाली है। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डी था तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझना है, ठीक है, कि अगर हम रो या कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, पहले तो किस तरह लगाते हैं वो क्लियर होना चाहिए, और लगाने के बाद भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेम टाइप का ऑपरेशन देखो आप कॉलम के अलोंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको जस्ट एक करके बताता हूं, यहां पर अगर इसी मैट्रिक्स, इसी डिटर्मिनेंट में मैं कॉलम का ऑपरेशन लिखता बेटा कुछ इस तरह से, दैट इज C2 इक्वल्स टू C2 प्लस 2C3, okay, so you have to understand that, okay, the operation is performed on column 2, so sir column 1 and column 3 तो as it is रहेंगे, और कॉलम 2 में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 ऐड कर देते हैं, तो A2 प्लस 2A3, B2 प्लस 2B3 और B3 प्लस CB3, सॉरी 2C3, ये हो जाएगा यहां पर, सॉरी ये C2 होगा, C2 प्लस 2C3। okay, so this will be your now new column 2, all right, column 1 and column 3 will be as it is, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी बेटा D ही रहने वाला है, ठीक है। so this is the ninth and the very important property of determinants guys, ठीक है, कि अगर हम रो या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैसे परफॉर्म करते हैं आई थिंक वो समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। अब क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि सर व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्यों हम ये रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो यार कई बार क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट्स काफी हमें लेंदी, अगर हम डायरेक्ट एक्सपैंड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू काफी लेंदी हो जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें इन रो या कॉलम ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। अब सर सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सिंप्लीफाई करने का मेन एम ये है कि हम जितने मैक्सिमम जीरो बना पाए, हमारे डिटर्मिनेंट में जितने ज्यादा जीरो होंगे, यार एक्सपैंड करते वक्त उतनी ज्यादा टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के अलोंग 2 जीरो आ जाए, 3 आ जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बहुत अच्छा है, जीरो हो ही जाएगा। 3 नहीं आते हैं तो 2 जीरो आ जाए, ताकि अगर 2 जीरो किसी भी रो या कॉलम में आ गए तो उसी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपैंड कर देंगे, तो जीरो इंटू इट्स कोफैक्टर जीरो, सेकेंड जीरो इंटू इट्स कोफैक्टर जीरो, तो हमारा डिटर्मिनेंट सिंपली क्या बचेगा, 1 एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, जो फाइंड करना बहुत ईजी होगा, राइट। तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि इन रोज और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके, अब वो कैसे यूज होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के कैसा ऑपरेशन लगाएं, C2 प्लस 2C3 करें या C2 प्लस C3 करें, C2 माइनस C3 करें। अच्छा देखो यहां पे ऐसा भी हो सकता है, एक ही कॉलम में आप क्या करो, इस तरह का ऑपरेशन लगा दो, है ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में आप एक ही कॉलम का करो, एक ही बार में आप दूसरे कॉलम का भी कुछ मल्टीपल ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली इसको अगर हम बोर्ड्स में सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक एक स्टेप दिखाइए, बट सी इन जेई और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम एक ही बार में कर देंगे, इतना तो यार माइंड हमारा चलता है कि एक ही बार में कंफ्यूज नहीं होंगे हम, है ना, अभी देखेंगे हम। तो इस टाइप का ऑपरेशन भी रो और कॉलम के अलोंग हो सकता है कि एक ही बार में C2 में हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ C3 को भी ऐड किया और 3 टाइम्स ऑफ C1 को भी ऐड किया, ठीक है। तो अब ये 2C3 होगा या 3C1 होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जीरो बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, और कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन के थ्रू गाइस समझते हैं कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपैंडिंग
प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है देखो तो फिर विदाउट एक्सपैंडिंग अगर उन्होंने लिखा भी आप एक्सपांड कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो एक आंसर मार्क करना है। लेकिन बोर्ड्स में ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि आपको एक्सपांड करके मतलब एक्सपांड नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो बोर्ड्स के लिए, और देखो अब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो यहां है 65, यहां है 75, यहां है 86। कैसे सिंप्लीफाई करें? क्या किसी कॉलम का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करने से ये सिंप्लीफाई होगा? सोचो सोचो गाइस, सोचो। तो गाइस हमें दिख रहा है कि यहां 65 है, यहां 75 है, यहां 86 है, तो ऑब्वियसली कॉलम 3 के एलिमेंट्स काफी बड़े दिख रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 के तो एलिमेंट्स बहुत छोटे हैं। तो यहां पर अगर दिखे कि अगर मैं इसके एलिमेंट्स को छोटा बनाना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? कॉलम 2 में देखो यार किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये एलिमेंट्स की वैल्यू छोटी हो जाए। तो आप सोचोगे कि 5 से करें तो सिर्फ 35 तक पहुंचेंगे, और बढ़ा लेते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर गाइज अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं और 9 से, इनफैक्ट 7 9 जा 63, तो 65 माइनस 63 2 बचेगा, 8 9 जा 72, 75 माइनस 72 3 बचेगा, 9 9 जा 81, सो 86 माइनस 81 5 बचेगा। काफी वैल्यू सिंप्लीफाई होंगी, है ना। तो हमारा पहला ऑपरेशन ये होना चाहिए, सर लेट अस अप्लाई द फर्स्ट ऑपरेशन एज C3 is equal to, C3 is equal to, you can say C3 माइनस इस कॉलम में से हम 9 टाइम्स ऑफ C2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। C3 में से 9 टाइम्स ऑफ C2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बचेगा बेटा? अच्छा, C3 में सर ऑपरेशन है तो C1 और C2 में कोई छेड़खानी नहीं होगी, देयर विल बी नो चेंज इन C1 एंड C2। तो C3 माइनस 9C2 गाइस 65 माइनस 63 हो जाएगा 2, 75 माइनस 72 3, 86 माइनस 81, है ना, 9 9 81, तो ये हो जाएगा 5। क्या आपको दिख रहा है? ये डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। अच्छा, अब आपको दिख रहा है गाइस इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम है, सो वी नो वन प्रॉपर्टी दैट इफ two rows or two columns are exactly same, the value of the determinant is 0। मैंने तब जब आपको बोला था गाइस कि अभी याद रख लो, बाद में हम इसे प्रूफ भी कर देंगे। तो अब प्रूफ करना कैसे होगा समझ में आ रहा है? अब आप इसमें एक प्रॉपर्टी अगर लगा देते हो कि C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C3, तो ये 0 0 0 बन जाएगा। एंड गाइस वी नो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो तब इसीलिए मैंने बोला था कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो रोज या दो कॉलम सेम है तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सारे एलिमेंट 0, और सारे एलिमेंट अगर रो या कॉलम के 0 हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो गाइस सिंपली एक ऑपरेशन लगाने से देखो आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आ गया। अभी आप अगर इसको एक्सपांड करते तो देखो 86 इंटू 8, 75 इंटू 9 करना पड़ता है ना, 9 तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती। तो कई बार प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देती हैं। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर करके देख लिया नहीं आ रहा सर, तो फिर इन दी एंड यार आप एक्सपैंड करो, ठीक है। टाइम ज्यादा लगेगा बट अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए एक्सपैंड, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग गाइस मेन क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से गाइज आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करेंगे, है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताऊंगा। जैसे ये डिटरमिनेंट है, पूछा गया है कि बताइए वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट क्या होगी। तो अब देखो, अब आप अगर सोच रहे हो कि एक्सपांड करते हैं तो दिस टर्म, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिख रहा है 6 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर इस टर्म के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो दिस टर्म इनटू दिस, फिर से 3 और 3 6 टर्म्स, तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना, ठीक है। काफी एक्सपैंडेड हमारे पास फॉर्म आएगा, टर्म्स मिस हो गई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू गलत आ सकती है। तो हम गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टी यूज करना मैंने आपको क्या बताया था कि हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज 0 बनाने से पहले हम लोग डायरेक्टली 0 बना सकते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्टली 0 नहीं बनता तो हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, वी ट्राई टू मेक एज मच 1 एज पॉसिबल इन अ सिंगल रो और कॉलम, क्योंकि अगर 1 बन गया तो फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 बनाने का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स को सेम बनाइए,
सेम बनाने के बाद कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे तो 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को सेम बनाइए, आइडेंटिकल बनाइए। तो क्या यहां पर कहीं आइडेंटिकल दिख रहा है? ये 2c है, ये 2c है, लेकिन यहां बहुत सारी चीजें है। तो अब क्या करें सर? हाँ, यहां पर हम लोग क्या करें ताकि हमारे एलिमेंट सेम हो जाएं? देखिए, तो अगर मैं गाइस यहां पर ध्यान से अगर आप देखो, सो इफ आई ऐड गाइस, इफ आई ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम, ठीक है, इस रो के इस कॉलम के देखो 2c प्लस 2b प्लस a माइनस बी माइनस सी, तो 2c माइनस सी सी हो जाएगा, 2b माइनस बी बी हो जाएगा, और a एडिशन में है। तो क्या आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे? सेम चीज यहां पर भी अगर देखो तो सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे इस कॉलम के तो माइनस सी 2c सी बन जाएगा, 2a माइनस ए बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और सेम चीज यहां भी हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दे रहा हूं तो मुझे सेम एलिमेंट मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी, और उसको फिर मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये अप्रोच है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है ना, तो हम क्या करते हैं, आप ट्राई करो कि कॉलम के सारे एलिमेंट्स या तो सेम दे रहे होंगे या किसी रो के अलोंग सारे एलिमेंट सेम दे रहे होंगे। तो गाइज अगर कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करने पे सेम दे रहे हैं तो इसे ऑपरेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे? क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखोगे? नहीं, वो तो दिस प्लस दिस होगा। हमें तो इन एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो इसे गाइस कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि आप R1 में एक ऑपरेशन लगाइए, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद अब क्या होगा? तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है, ऑपरेशन कहां लगा बेटा? R1 में, तो R2 और R3 को सेम रखेंगे सर। ठीक है, सेम रख देते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया सभी को समझ? R2 और R3 सेम। R1 में क्या होगा? तो R1 में R2 ऐड हुआ और R3 ऐड हुआ, तो क्या आपको दिख रहा है? आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे जिससे आ रहा था a प्लस बी प्लस सी, वो अब आ जाएगा यहां पर। तो ये इस तरह से आ गया। अब यहां से गाइस a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो आप, तो यहां बचने वाला है 1 1 1। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी एज इट इज 2a, यहां हो जाएगा बेटा 2b b माइनस सी माइनस a, और यहां हो जाएगा 2b। ठीक है, तो ये हो गया। अब गाइज यहां पे 1 1 1 आ गया है, अब इसे 0 बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, आप कर लीजिए C1 माइनस C3, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां 2b माइनस 2b भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन मैं क्या बोलूंगा, सेकंड ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं कि C1 में गाइस सर हम ऑपरेशन लगाएंगे दैट इज C1 माइनस C3। आप देखो C2 माइनस C3 भी कर सकते थे। ठीक है, यहां 2a भी 0 हो जाता, तो सेम बात है। अब कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ आंसर सेम आएगा। तो C1 माइनस C3 अगर किया है तो गाइस देखो ऑपरेशन इज इन कॉलम 1, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 फिर से सेम लिख देता हूं मैं। तो कॉलम 3 क्या था, 1 2a 2b, कॉलम 2 क्या था बेटा, 1 2a एंड b माइनस c माइनस a, तो 1 2a b माइनस c माइनस a। अब यहां ध्यान से देखिए 1 माइनस 1 सर 0, a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो a माइनस 2a माइनस a हो जाएगा, तो माइनस a माइनस b माइनस c, तो ये बेटा आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां गाइस 2b माइनस 2b ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से गाइस टर्म्स आ गई, बाहर एक a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी था। ठीक है, अब इसे एक्सपैंड कर दो आप कॉलम 1 के अलोंग। ठीक है, तो कॉलम 1 के अलोंग गाइस एक्सपैंड करेंगे तो दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी यहां रहेगा। अब दिस एलिमेंट माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट की ये वाली हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो गाइस ये कौन सा एलिमेंट होगा, A21, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C21 विच विल बी माइनस ऑफ M21, तो माइनस माइनस यहां प्लस, और M21 क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम डिलीट, दिस इंटू दिस, तो वो हो जाएगा बेटा 2b माइनस दिस इंटू दिस, तो वो हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए। तो आपको दिख रहा है 2b माइनस बी, ये बेटा b हो जाएगा,
माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए एंड माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सो फाइनल आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस सी क्यूब होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। This is a very standard question, guys. Okay, so the correct answer over here will be a plus b plus c cube. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव था जीरो बनाना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो बनाना। देखो आप सोच सकते हो कि सर यहां डायरेक्ट जीरो भी तो बन रहा है, ठीक है, वैसे भी एक्सपैंड करोगे पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप का ऑपरेशन बना लो जिससे a प्लस बी प्लस सी सेम आ जाएगा, कॉमन निकाल के 1 बनाओ और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। ठीक है, सॉल्व करना बहुत इजी होगा। डायरेक्ट अगर C1 माइनस C2 करते तो यहां जीरो आता, लेकिन ये टर्म फिर कॉम्प्लिकेटेड होते। C2 माइनस C3 करते तो यहां जीरो आता, पर ये टर्म्स फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो फिर से जब एक्सपैंड करोगे तो आपको काफी ज्यादा टर्म्स मिलेंगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है विच कैन बी यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस, गाइस। Okay guys, let's see the next question. So here we have to find value of the determinant, which is something like this कि a square plus 1, सेकेंड टर्म है ए बी ए सी। तो यार यहां पे देखो इस डिटर्मिनेंट को अगर आप देख रहे हो तो ये जो तीन डायगोनल की टर्म्स हैं ये थोड़ी सिमिलर दिख रही है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, और बाकी ये सारे टर्म्स थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन अब फिर से वही कहानी आती है कि सर वैल्यू फाइंड करना है तो क्या डायरेक्टली एक्सपांड कर दें। तो यार देखो डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो फिर से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। आंसर गाइज हमेशा आएगा। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग एक बार मेथड समझिए और अगली बार आप एक्सपैंड करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा डिफरेंस, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या प्रॉपर्टी लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो फिर यार एक्सपैंड ही करके देखो, ठीक है। और तो कुछ कर नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है ना, ठीक है। लेकिन यहां देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाना है, क्या सोच के हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यार यहां ए बी मुझे दिख रहा है, यहां ए सी दिख रहा है, तो ए का टर्म कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन आ सकता था, लेकिन सर यहां ए का टर्म नहीं है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 है तो मैं ए कॉमन लूंगा तो ये ए प्लस 1 बाई ए बनेगा, जो कि और उसे बेकार बना देगा, राइट। द एक्सप्रेशन विल लुक मच वर्स। सो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ए कॉमन लेने के चांसेस हैं। सिमिलरली यहां पर देखो बी कॉमन लेने के चांसेस हैं और यहां पर बेटा सी कॉमन लेने के चांसेस हैं, राइट। बट ऐसा नहीं करना अभी, है ना, ऐसा अभी नहीं करना, क्योंकि यहां पर अभी टर्म नहीं है, ये तीन टर्म्स सेपरेट दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इस कॉलम से ए निकालना है बाहर, तो क्यों ना सर यहां पर ए आ जाए। अब ए आएगा कैसे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम रो 1 में ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही दिख रहा है बी यहां और यहां तो है, सेकेंड रो में नहीं है, तो बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड रो में, ठीक है। और C is available over here and here, but it is not present over here, so I can multiply C over here. तो A B C को मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा गाइस, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट विल बी व्हाट, इट विल बी A into A square plus 1, this term will be A B square, this term will be A C square, ठीक है। ये इस तरह से आ गई टर्म्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया, तो क्विकली अब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू बी, यहां आ जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या आ जाएगा बी इंटू सी स्क्वायर। लास्ट टर्म विल बी ए स्क्वायर इंटू सी, यहां बी से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी, और ये हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। Okay, so this is what I am getting over here. Alright, अब रो में मल्टीप्लाई किया था एबीसी का, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिवाइड भी करना ही पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं कर सकते कि जो मन में आया वो मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां एक 1 अपॉन एबीसी भी आएगा बेटा। अब देखो रो में मल्टीप्लाई किया था और कॉलम से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से ए दिख रहा है आपको, सेकंड कॉलम से बी दिख रहा है आपको, और थर्ड कॉलम से सी कॉलम लेंगे। तो गाइज ए बी सी फिर से बाहर आ गया और एबीसी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और अब गाइज ये डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां से सी कॉमन लिया बेटा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1।
So can you see I have converted this determinant into this which is little bit simpler. आपको दिख रहा होगा कि अब सिमिलर टाइप की टर्म्स दिख रही है हमें, है ना, अब हमें सिमिलर टर्म्स दिख रही है जो जीरो बना सकती है यहां पे, है ना। तो हमने क्या किया, एबीसी को रो में मल्टीप्लाई किया था और कॉलम से कॉमन निकाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत से क्वेश्चंस में आपको यूज होगा ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का अप्रोच है। देखो क्वेश्चंस यहां सिर्फ एग्जांपल नहीं है, डिटरमिनेंट में हर एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो एक अप्रोच है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा बेटा, है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करें सर, क्या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो होगा। लेकिन देखो उससे भी थोड़ी सी टर्म्स यहां कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जब आप यहां पे सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, तो थोड़ी सी टर्म्स कॉम्प्लेक्स होंगी। वैसे कर सकते हैं हम, है ना। जैसे कि अगर मैं यहां डायरेक्टली बोल दूं कि अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या, तो C2 में हम अप्लाई कर दें अगर C2 माइनस C3 गाइस, ओके, C2 में क्या अप्लाई कर दें, C2 माइनस C3, और C1 में भी अप्लाई कर दें C1 माइनस C3। तो देखिए गाइस डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, तो C1 माइनस C3 आप करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -1। C2 माइनस C3 करेंगे, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी अगेन -1। लास्ट विल बी एज इट इज, राइट, C3 विल बी एज इट इज। मैंने दो ऑपरेशन एक ही बार में लगा दिए, ठीक है। ऐसा ही करना है गाइस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको टाइम सेव करना है ना यार। बोर्ड में लिख रहे हो तो एक ऑपरेशन के बाद एक स्टेप, फिर दूसरा ऑपरेशन, सारी स्टेप्स डिटेल में करनी होती है, लेंथी बनाना होता है। बट यहां पर हम एक बार में कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी एक्सप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दो जीरोस आ गए, तो अब हम किसी भी रो के, लेट सपोज हमने रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपांड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बेटा प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ओके। देन 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0, और लास्ट एलिमेंट है बेटा आपका ए स्क्वायर इंटू -1 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी +1, तो ये 1 हो जाएगा। और अगर आप फाइनली अब ऐड करोगे तो गाइस क्या आपको आंसर मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर यस ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर ऑपरेशन लगा के जीरो बना लिए। देखो दो जीरो आते ही बहुत इजीली डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो गया, ओके। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, ऑलराइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स सी गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो बहुत बड़ा सा डिटर्मिनेंट आ गया अब, राइट। प्रूव दैट, प्रूफ क्वेश्चन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना छोटा a क्यूब होगा, है ना, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट और वैल्यू कितनी छोटी है। तो यार इसमें तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट एक्सपैंड तो नहीं करना है, वरना हालत खराब हो जाएगी इन्हें मल्टीप्लाई करते करते, सिंप्लीफाई करते करते। तो फिर क्या करें सर, तो सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, टर्म्स को थोड़ा छोटा बनाते हैं। अब छोटा कैसे बनाएं यार, तो सर यहां a प्लस बी प्लस सी है और यहां a प्लस बी है, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये c बन जाएगा। लेकिन अगर यहां डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया तो क्या यहां पर कैंसिल होंगी टर्म्स, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ सिंप्लीफाई फिर भी होंगी, ठीक है। यहां पे भी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिंप्लीफाई टर्म्स हो जाएंगी। लेकिन क्या इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता हूं, देखो यहां a है, यहां 2a है, यहां 3a है, तो अगर मैं गाइस a 2a माइनस लाइक r2 अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो क्या आपको दिख रहा है, दिस विल बिकम 0 डायरेक्टली। यहां पे भी गाइस 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2b कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होगा, तो ये ऑपरेशन परफेक्ट दिख रहा है। तो अप्लाई कर लेते हैं गाइस, तो r2 माइनस 2r1, तो ये हो जाएगा गाइस 2a माइनस 2a, नाउ यू कैन डू डायरेक्टली 0, दिस विल बी 3a प्लस 2b माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या बेटा वो a आ जाएगा सिंपली, राइट। लेट मी राइट इट लिटिल बिट डिस्टेंट क्योंकि बाकी टर्म्स थोड़े बड़े होंगे, तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या a के इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, यू व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2b विल बी गॉन, 3a माइनस 2a बेटा a आ जाएगा। और यहां पर करोगे तो 2c गॉन, 3b माइनस 2b विल बी b, और 4a माइनस 2a, तो बेटा ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये सेकेंड रो है आपकी, ठीक है। अच्छा अभी मैं आप सोच रहे होंगे सर आप तो हमेशा बोलते थे पहले r1 और r3 लिखो, लेकिन जब आप बचपन में थे तब आप सीख रहे थे, अब तो सीख गए होंगे, इतना देख लिया यार, इतने क्वेश्चन कर लिया, अब तो सीख गए होंगे ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने R2 पहले लिख दिया, क्यों, क्योंकि बेटा मैं चाह रहा था कि R3 वाला ऑपरेशन भी हम यहीं लगा दें,
आपको दिख रहा है इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी है सर, मैं ये ऑपरेशन यूज कर सकता हूं, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1। तो बेटा ये हो जाएगा 3A माइनस 3A दैट इज 0। यहां पर देखो क्या होगा, तो 3B गॉन, 6A माइनस 3A, बेटा ये हो जाएगा 3A। यहां पर देखिए तो गाइस 3C विल बी गॉन, 6B माइनस 3B तो 3B रहेगा, और 10A माइनस 3A तो 7A रहने वाला है। 7A प्लस 3B, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी A प्लस B, और यहां होगा A प्लस B प्लस C। क्या आपको दिख रहा है, 2 जीरोस आ गए गाइस, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा A इंटू C11, उसकी वैल्यू होगी A इंटू 7A प्लस 3B, दैट विल बी 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 3A इंटू 2A, दैट विल बी माइनस 6A स्क्वायर एंड माइनस 3AB। ठीक है, माइनस 3AB गॉन, 7A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर इज A स्क्वायर इंटू A। गाइस कैन यू सी, यू आर गेटिंग योर आंसर एज A क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपैंड कर लिया बेटा कॉलम 1 के अलोंग, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस A क्यूब आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आपको दिख रहा है जो डिटर्मिनेंट इतना बड़ा था, हमने सिंपल रो के अलोंग ऑपरेशंस लगाए और वो इतना सिंपल हो गया। तो मेन अप्रोच क्या है, जीरो बनाना है। वो कई बार डायरेक्ट रो कॉलम ऑपरेशन से बनेगा, कई बार कुछ कॉलम के अलोंग मल्टीप्लाई, रो के अलोंग मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स टू सिंप्लीफाई योर डिटर्मिनेंट एंड finalize the value. Okay, so practice is very important guys to solve all these questions. Now let's see this question. तो यहां पर क्या गिवन है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो यार देखो एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि डायरेक्टली हम क्या करें, अगर c2 माइनस c3 या c1 माइनस c3 करें तो जीरो बन जाएंगे, और फिर हम एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आरएचएस साइड में देखो तो यार क्या यहां पे 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ऐसा कोई एक्सप्रेशन है क्या, नहीं। तो फिर यहां कैसे आ जाएगा, ठीक है, यहां कैसे आ जाएगा, तो उसको अगर हम सोचें तो यहां पर गाइज अगर हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन लाना है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें यहां पर लेके आना है तो कैसे लाएंगे यार, सोचो कैसे लाएंगे। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इस टाइप के अगर आपको एक्सप्रेशन लाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करके, और फिर जो हम लोग करते थे कि ए बी सी कॉमन निकाले, लेकिन ऐसा होगा नहीं यहां, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट यहां पर ए से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर बी से मल्टीप्लाई करोगे, यहां सी, तो यहां कॉमन टर्म तो नहीं आने वाला, यहां कॉमन टर्म तो नहीं आएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो दो मेथड्स हैं, एक मेथड तो ये हो गया कि हम सिर्फ ठीक है डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्व मतलब जीरो बनाते हैं। तो गाइस जीरो बनाने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर C1 को क्या लिख सकता हूं मैं, C1 माइनस C3 करते हैं। ठीक है, और C2 को गाइस C2 माइनस C3 करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, C1 इज C1 माइनस C3, तो 1 1 कैंसिल, ये आ जाएगा A, यहां पर बेटा आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा माइनस C, C2 माइनस C3 करने पे ये 0, ये आ जाएगा बेटा B, और यहां हो जाएगा माइनस ऑफ C, एंड दिस विल रिमेन एज इट इज। अब आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए, तो व्हेन यू एक्सपैंड दिस यू विल गेट A इंटू B इंटू 1 प्लस C, दैट विल बी B प्लस BC, एंड माइनस ऑफ माइनस C दैट विल बिकम प्लस C। ठीक है, सेकेंड टर्म 0 है तो उसके अलोंग एक्सपेंशन 0 होगा, और लास्ट टर्म है गाइस 1 इंटू 0 इंटू समथिंग इज 0, एंड माइनस ऑफ माइनस BC दैट विल बी प्लस BC। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, तो A इंटू BC दैट विल बी ABC, प्लस A इंटू B दैट विल बी AB, प्लस A इंटू C दैट विल बी AC, एंड प्लस 1 इंटू BC दैट विल बी BC। सो ABC प्लस AB प्लस AC प्लस BC, और अब गाइस यहां से अगर मैं ABC कॉमन ले लेता हूं तो गाइस क्या आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, yes or no? Okay, so this is how what I can do, I can just directly apply the column operation, expand कर दो, और लास्ट में थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC इंटू 1
प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। ऑलराइट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कर लिया, इस टाइप का एक्सप्रेशन गाइस बना लिया। ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या हो सकता था गाइस? मेथड 2 कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते तो फिर हम लोग क्या करते, हम लोग फर्स्ट यहां से ए कॉमन लेते, यहां से बी और यहां से सी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट था आपके पास ये, लेट मी राइट द डिटर्मिनेंट अगेन। ये डिटर्मिनेंट था हमारे पास, राइट, दिस वाज द डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं ए कॉमन लेता हूं, बी कॉमन और यहां से सी कॉमन, तो ए बी सी बाहर आ जाएगा। यहां बचने वाला है 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई ए, 1 बाई ए। यहां होगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, राइट, एंड दिस विल बी 1 अपॉन बी। यहां हो जाएगा 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। कैन यू सी गाइज, इफ यू एड ऑल द एलिमेंट्स अलोंग अ रो, तो वो सेम चीज आएगी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। तो हम वो ऑपरेशन होगा क्या, अगर कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करना है, सॉरी रो के एलिमेंट्स को, तो गाइज ऑपरेशन कुछ इस टाइप से होगा, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, द ऑपरेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि आपको ये एलिमेंट सबको ऐड करना है, तो वो C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर्म में ही आएंगे ना। तो ए बी सी आ जाएगा बेटा, उसके बाद ये तो एज इट इज है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो गाइज यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से आने वाला है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। The same thing will be over here as well, same thing will be over here as well। और ये सारी चीजें as it is रहने वाली है, that is 1 upon b, 1 upon c, 1 plus 1 upon b, 1 upon b, 1 upon c and 1 plus 1 upon c। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे गाइज, यहां से 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बिकॉज ये तीनों में है, तो कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा ए बी सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। और डिटर्मिनेंट में गाइस, डिटर्मिनेंट में आपके पास रहने वाला है 1 1 1 एंड यू नो दीज टर्म्स, ये जो भी टर्म्स ऊपर डिटर्मिनेंट में लिखी हैं एज इट इज, यू नो दे विल कम ओवर हियर। और अब आप गाइस क्या कीजिए, अब आप R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करेंगे, तो देखो ये टर्म एज इट इज रहेगा। ये डिटर्मिनेंट देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या हो जाएगा, यहां जीरो, R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3 कर रहे हैं हम, तो R1 माइनस R3 गाइस, हियर यू विल गेट अ 0, हियर यू विल गेट अ -1। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा -1, और ये टर्म एज इट इज रहेगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां 1 बाई बी और यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई सी। सो गाइस व्हेन यू एक्सपैंड दिस, देखो ओनली टर्म विच विल 0 0, तो ओनली आंसर यहां से आएगा -1 इंटू दिस विल बी 0, माइनस ऑफ -1। तो गाइस -1 इंटू -1, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर क्या यही आएगा। और गाइज यही आपको यहां पर देखिए आरएचएस में प्रूव करना था, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ओके, तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, जहां से हम यहां से ए कॉमन लिया, यहां से बी कॉमन लिया और यहां से सी कॉमन लिया, तो एबीसी बाहर आके इस तरह का एक्सप्रेशन बना। या फिर आप बहुत सिंपली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, जहां पर हमने सिंपली 0 बनाया और फिर एक्सपैंड करने के बाद उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, so this is how guys this questions can be solved. I hope it is clear to everyone. Now guys, some more properties of determinant which are very simple. So if you have guys if you have two matrices, ठीक है, ये determinant की property है, अगर a into b दो matrices हैं जो multiplicable हैं obviously, तो उनका common determinant को आप लिख सकते हो determinant of a into determinant of b। ठीक है, ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंक्ड चैप्टर्स है। ठीक है, इन्हें अलग अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉमन प्रॉपर्टीज आती है ना। तो जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं वहां डिटर्मिनेंट आता ही आता है और डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। तो यहां अगर ए बी एक मैट्रिक्स है, ए इंटू बी, उसका अगर होल डिटर्मिनेंट लिखना है तो वो होगा बेटा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और ऑब्वियसली ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। Then guys, determinant of A transpose will be equal to determinant of A। यह आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस डिटर्मिनेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज
if value of this determinant is equals to D, okay, then if I interchange all the rows into columns, okay, अगर मैं यहां पर क्या करूं, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो गाइज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, डी के इक्वल होगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इफ यू इंटरचेंज all the rows into column or all the columns into rows, the value of determinant remains unchanged। और क्या यही चीज तो हमारा ट्रांसपोज होता है? ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम, तो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गाइज वी नो फॉर मैट्रिक्स इट्स गेट मल्टीप्लाइड विथ एवरी एलिमेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में या तो वो एक रो में होता है या एक कॉलम, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यू नो k टाइम्स ऑफ a, तो k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स के केस में वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, दिस इज माय मैट्रिक्स, राइट, k टाइम्स ऑफ सम मैट्रिक्स है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट गाइस मुझे कैलकुलेट करना है, तो इन डिटर्मिनेंट वी नो दैट यू कैन टेक कांस्टेंट आउट ऑफ एनी रो और कॉलम। तो अगर लेट सपोज फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तो एक के बाहर आएगा, दूसरे कॉलम रो से निकाला तो एक और के, और थर्ड रो से निकाला तो एक और के। तो ऐसे दिख रहा है गाइस, इफ द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n, तो n k to the power n will come outside. Like here, if it is of order 3, you can see k cube is coming outside, and what remaining thing will be nothing but your determinant of a. Okay, so determinant of k times of a will be k to the power n into determinant a. It's a very important property, है ना। हम लोग क्या समझते हैं कि अगर ये 2 times of a determinant पूछा है, तो that you can just write it as 2 into determinant a। नहीं, 2 to the power n हो जाएगा। और रीजन क्या है, ये है रीजन, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर k मल्टीप्लाई किया है तो हर एलिमेंट से होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में होता क्या है कि आप एक किसी रो से ही कॉलम निकालते हो। तो अगर n रोज है तो सब में से एक एक कांस्टेंट बाहर आएगा, एंड इट विल मेक इट एज k टू द पावर n। ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंबाइंड। तो ठीक है, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यहां पर। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन a is this particular matrix and if the value of determinant a is 6, what will be the value of this matrix? Sorry, like determinant of this matrix। तो आपको दिख रहा है इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में क्या कॉमन है बताइए। तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, देख लो, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। 2 से मल्टीप्लाई तो करा है हमने सिंपली, ठीक है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन और यहां से भी कॉमन। तो ओवरऑल 2 क्यूब दैट इज 8 विल कम आउटसाइड, एंड you know inside you will get C25 minus C4 2 minus 3 minus 9, and guys can you see it is exactly same as determinant of a जिसका वैल्यू है 6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 into 6 that is 48। ठीक है, so the correct answer of this question will be 48, that is 2 cube k to the power n into determinant a। okay, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। I hope this is clear। चलिए, now next guys we have next property is if by putting x equal to a, ठीक है, if by putting x equal to a the value of a determinant vanishes, ठीक है, अगर x equal to a रखने पर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x माइनस a जो होगा वो उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है यार। x इक्वल टू a रखने पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, जैसे हम रूट्स की बात करते हैं, तो f ऑफ a अगर 0 होता है तो विल से ना x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। द सेम थिंग, if on putting x equal to a the value of determinant vanishes, so you can say x minus a is a factor and you can take it outside। okay, so this is a very simple property। now guys, now we have some special determinants, okay, which you have to remember। रिमेंबर मतलब उनका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है, उनका जो आंसर है, उनकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो कई बार एक्सप्रेशंस में डायरेक्टली यूज हो जाती है। जैसे बेटा ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है 111 xyz x² y² z², इसका वैल्यू होता है x माइनस वाई
into y minus z into z minus x. ओके, दिस इज अ स्पेशल डिटर्मिनेंट, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट. तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्म आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या मतलब 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू होता है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. अब इसमें देखो ऑर्डर वो लोग कई बार ना इंटरचेंज कर देते हैं, तो फिर आपको एक माइनस साइन करना होगा. अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकंड कॉलम में ले आया तो माइनस साइन आ जाएगा ना. इफ यू इंटरचेंज टू कॉलम्स वन माइनस साइन विल कम. ओके, कैसे आया? तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है. आप यहाँ पे R1 माइनस R2 और R1 माइनस R3, सॉरी R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 करो, दो जीरो बनेंगे और फिर एक्सपैंड कर दो, तो बहुत इजीली ये टर्म आ जाएगा आपके पास. ठीक है, कोई भी उसमें चैलेंज नहीं है. बट हर बार क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर दिख गया ये, तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना यार. जैसे फॉर्मूलेज इसीलिए तो होते हैं, स्टेप्स ऐसे ही तो हम रिड्यूस करेंगे टाइम. ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि अगर तब भी किया तो फिर आपको 2-3 मिनट कैलकुलेशन करने में लगेगा, तो उसी को अवॉइड करना है. अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की जगह अगर क्यूब आ गया यहां पर, तो क्या होगा? तो ये टर्म देखो एज इट इज सेम रहेगी, लास्ट में बस एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आ जाएगा. ओके, लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा? एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टर्म और आ जाएगा. अगेन इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है. 1 माइनस वन करके दो जीरो बनाओ, एक 1 बचेगा बस, उसके अलोंग एक्सपैंड करोगे, कॉमन फैक्टर्स लोगे, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा. यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. ओके, तो स्क्वायर होता है तो सिर्फ इतना, क्यूब हो गया तो एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आ गया. हाँ, नेक्स्ट इज दिस वन इज इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट ABC BCA CAB, ऑलराइट, अगर इस टाइप का डिटर्मिनेंट है गाइस, तो इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc. ठीक है, क्या हो जाता है ये? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ना. ये आपका एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बेटा. ठीक है, और इसका गाइज आपको सबको पता होगा, इसका भी एक एक्सपैंडेड फॉर्म होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुछ इस तरह से a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, तो ये एक और इस तरह का ही फॉर्म, इसका एक्सपेंशन होता है. इट्स एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, राइट. तो आप इसे दोनों फॉर्म में लिख सकते हो. अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ठीक है, वरना ये फॉर्म भी है कि a प्लस बी इंटू दिस काइंड ऑफ अ टर्म. Okay, so ABC, BCA, CAB, if you have this kind of special determinant, its value will be this. Don't forget the minus sign. एक minus sign यहाँ पर होता है. Okay, so these are three special determinants जो होते हैं. ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन जैसे आपसे ये पूछा गया है यार, अगर 2 2 2 4 6 माइनस 4 16 54 माइनस 16, इसका वैल्यू निकालिए. तो अब इसका वैल्यू देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर क्या करना होगा आपको? यहां पर या तो आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, ठीक है, वैल्यूज थोड़ा कैलकुलेशन होगा, या फिर आप कुछ टर्म्स क्या कांस्टेंट ले पा रहे हो यहां पर. हाँ, कुछ टर्म्स क्या आपको दिख रहे हैं कि वी कैन टेक आउटसाइड. सो जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है 2 2 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां से कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, आई कैन जस्ट टेक 2 कॉमन. फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज 4 6 माइनस 4, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा. और यहां से क्या आपको दिख रहा है? 16 54 एंड माइनस 16. तो क्या हम यहां से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं? कम ऑन टेल मी. सो यहां से भी आई थिंक आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद सिंपली इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन.